Hi, welcome to Srajan India. Let us discuss about the revolt of 1857. The 1857 revolt marks the beginning of the modern history. So, the revolt of 1857 was a product of the character and policies of colonial rule. अब इसमें कोई एक रीज़न नहीं था ये रिवोल्ट होने का, इसमें मल्टीपल रीजंस थे। क्यूमुलेटिव इफेक्ट था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, इंडियन रिसेंटमेंट्स थे, इन सब का जो कल्मिनेशन हुआ वो कल्मिनेशन हुआ 1857 के रिवोल्ट का। सबसे पहले क्या हुआ कि जो एक्सपांशनिज्म पॉलिसी थी ब्रिटिश की, एक्सपांशनिज्म मीन्स ब्रिटिश जब आए थे इंडिया में तो दे केम एज अ ट्रेडर, दे केम एज अ मर्चेंट्स। उन्होंने ट्रेड पोस्ट बनाया था कोस्टल एरियाज़ में, लाइक इन मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने एक्सपेंशनिज्म करना चालू कर दिया। एक्सपेंशनिज्म का मतलब ये होता है कि उन्होंने धीरे धीरे ट्रेडर्स से पॉलिटिकल एम्बिशंस को अपने आगे बढ़ाना चालू किया। उन्होंने धीरे धीरे इंडियन स्टेट्स को, किंगडम्स को अक्वायर किया। ऑलराइट, देन दे बिगिन विद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। वी नो 1857 तक आते आते, इससे पहले बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम आया था। तो इससे जो इंडियन इकोनॉमी है उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया उन्होंने। थर्ड रीज़न था एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन लाइक डुअल गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोलैप्स होने लग गया। और एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स होता है तो इनएफिशिएंसी आती है, डिसऑर्डर आता है, और इससे पब्लिक रिसेंटमेंट इंक्रीज होता है। ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स थे, एक्सपांशनिज्म, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन, इसने किसको अफेक्ट किया? इसने अफेक्ट किया इंडियन स्टेट्स को, सिपॉयज़ को, जमींदार्स को, पीजेंट्स को, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, ट्रेडर्स को एंड अदर्स को। सो दैट इज़ वाई ये जो ओवर द टाइम अक्यूमुलेट होने लग गया, डिसकंटेंट होने लग गया, इन सब का कल्मिनेशन पॉइंट आया 1857 में, जिसको हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसके कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ जो हैं उसको हम कैटेगराइज करेंगे। पहला जो कॉज है वो है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे? Colonial policies of East India Company destroyed the traditional economic fabric of the Indian society. Indian society was not a new society, unlike in America. वहाँ पे नेटिव्स थे, कोई पहले से एक सेट ऑर्डर नहीं था। बट इंडिया की बहुत लंबी हिस्ट्री है, इनका एक वेल फ्लरिश्ड हिस्ट्री है, इकोनॉमिक फाइबर बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड था। अब ब्रिटिशर्स के आने के कारण जो ब्रिटिशर्स वेस्टर्न पॉलिसीज़ लेके आए, अपना एक्सपेंशनिज्म किया इन्होंने, इससे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक था वो डिस्ट्रक्शन होने लग गया उसका। सेकंड जो था वो था अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट। कॉर्नवालिस कोड, यू नो दैट, परमानेंट सेटलमेंट, यू नो दैट। सो इन रेवेन्यू सेटलमेंट के कारण महलवारी, रेयतवारी, ये टैक्सेशन ज़्यादा ले रहे थे, और ये जो कॉमनर्स थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पीजेंट्स रिजॉर्ट टू लोन्स फ्रॉम मनी लैंडर्स। अब जो पीजेंट्स थे वो अगर टैक्सेशन का पैसा नहीं दे पाते थे तो वो मनी लैंडर्स से लोन लेते थे, और वो लोन का अगर रीपेमेंट होता है तो उनको अपनी लैंड से हटा दिया जाता था। इससे क्या हुआ? इससे वीकनिंग ऑफ सोसाइटी हुई, और इससे अनहैप्पी पीजेंट्स थे। तो हमारे पास पहला फैक्टर आ गया, अनहैप्पी पीजेंट्स, फार्मर्स वर अनहैप्पी। सेकेंड, एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, पैट्रोनेज टू आर्टिसंस लॉस्ट। आर्टिसंस क्या होते हैं? जैसे कि कारपेंटर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन। इनको यूजुअली जो इंडियन स्टेट्स थे, किंग्स थे, वो इन्हें पैट्रोनेज देते थे। पैट्रोनेज का मीनिंग क्या होता है? पैट्रोनेज का मीनिंग होता है कि इनको वो एनकरेज करते थे, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे, राइट। अब ये जो चीज़ें थी, ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये आर्टिसंस को मिलना बंद हो गई। एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स जो थे उनको रॉ मटेरियल चाहिए था इंडिया से, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते थे ब्रिटेन में, और फिर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसका सेल होता था इंडिया में। सो ब्रिटिशर्स डिस्करेज्ड लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रमोटेड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। दूसरा फैक्टर आया, अनहैप्पी आर्टिसंस।
अब जो जमींदार थे ये ज़मीन के ऑनर्स थे, ट्रेडिशनल और लोकल एरिस्टोक्रेसी थी, इनकी जो ज़मीनें थी वो ब्रिटिशर्स ने ले ली, अक्वायर कर ली। तो ये जो जमींदार थे, लोकल लॉर्ड्स थे, इनके ऊपर एक बड़ा लॉर्ड आ गया, ब्रिटिशर्स इटसेल्फ। तो इनका जो रसूख था, इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम था, वो सब डैमेज होने लग गया, इनकी रेपुटेशन डैमेज होने लग गई। सो इसके लिए एक लाइन लिखी है, अनेबल टू वर्क, अशेम्ड टू बेग एंड कंडम्ड टू पेन्योरी। मतलब काम कर नहीं सकते हैं, इतने रसूख वाले हैं कि ये बेगिंग भी नहीं कर सकते हैं, और ये कंडम्ड टू पेन्योरी, इनकी हालत खस्ता होती गई। तो हमारे पास थर्ड फैक्टर आ गया जिसका नाम है अनहैप्पी जमींदार्स। अब देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ऑब्वियसली मर्चेंट्स थे। मर्चेंट्स में इनकी जो पूरी पॉलिसी थी वो थी मर्केंटलिज्म की, राइट। दे हैड गॉट नथिंग टू डू विद इंडियन कॉलोनीज। व्हाट दे वांटेड वाज टू bring the benefit to the home country, that is Britain. So they were greedy, their policies were greedy, so they broken the pledges and oaths. They lost the prestige, and this causes the suspicion among the Indian people. तो इफेक्टिव कंट्रोल जैसे इनकी एक पॉलिसी आई, सब्सिडियरी अलायंसेज इनकी पॉलिसी आई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी आई। तो इन सब का जो कल्मिनेशन था उससे आता है हमारा फोर्थ फैक्टर, अनहैप्पी इंडियन स्टेट्स। इसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द एम्पायर। रैम्पेंट करप्शन था कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेशन में। British rule looked foreign and alien to locals, means administration was ineffective and unpopular. Got it? So ये जो हमारा हो गया ये भी एक फैक्टर हो गया। अब आते हैं सोशो रिलीजियस कॉजेज़ में। सोशो मीन्स सोसाइटी, रिलीजियस मीन्स रिलेटेड टू रिलीजन। रेशियल ओवरटोन, रेशियल टोन मीन्स related to the color of skin. Britishers were white, Indians were brown. So they had racial overtone. Superiority complex था उनमें बहुत ज़्यादा। इससे उनका जो ब्रिटिश एटीट्यूड था वो फुल ऑफ दिस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज, विमेंस एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एंड ट्रेड सुपीरियोरिटी। इस चेंजेस से ऑल्दो इन रेट्रोस्पेक्शन वी कैन से दीज चेंजेस वर very much required, but at that time people used to think कि Britishers were trying to suppress them, trying to superimpose their culture on the locals, और बहुत ज़्यादा उन्हें humiliate कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स को एक और प्रॉब्लम था, उनको लगता था वाइट मैंस बर्डन है उन पे। वाइट मैंस बर्डन का मतलब ये होता है कि ब्रिटिशर्स बहुत सुपर है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो इंडियंस हैं, मतलब अनएजुकेटेड है, बैकवर्ड हैं, रूडिमेंट्री हैं, उनको ये एजुकेट करें। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बर्डन ऑन वाइट मैंस, बर्डन ऑन ब्रिटिशर्स। सो दे वर सो फुल ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अब साथ ही साथ इन्होंने टैक्सेशन लगाया लैंड्स पे और मॉस्क्स में। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। अब द वर्ड इज़ वन, ऑलराइट, वन इवेंट which takes place at one part of the world makes an impact on the other part of the world. We all are interconnected. Have you seen that concept of butterfly effect? One event triggers the another event. So Britishers को इस फेज़ में काफ़ी सारे रिवर्सेस मिल रहे थे, लॉसेस हो रहे थे। 1838-42 में अफ़गान वॉर हार गए, फिर 45-49 में पंजाब वॉर हार गए, 54-56 में क्रीमियन वॉर में उनको सेटबैक्स हुए, सांथाल रिबेलियन में उन्हें इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। सो इससे उनको, इंडियंस को, एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस आया कि ब्रिटिशर्स आर नॉट इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स ब्रिटिशर्स कुड बी डिफीटेड, सो दिस गेव देम अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल बूस्ट। द नेक्स्ट इज, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, द डिसकंटेंट अमंग सेपॉयज। अब सर्विस विद आर्मी मीन्स कॉन्फ्लिक्ट विद रिलीजियस बिलीफ। जो ब्रिटिशर्स थे दे वर फ्यू इन नंबर, एंड जो मैक्सिमम जो ब्रिटिश आर्मी थी वो थी मेड अप ऑफ लोकल पीपल, इंडियन पीपल, और ये इंडियन पीपल को वो लोअर रैंक्स में रखते थे, सूबेदार से ऊपर बढ़ने नहीं देते थे। ऑफिसर्स जो होते थे वो ब्रिटिश आर्मी के होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे इनफैक्ट। सो अब इसमें ब्रिटिश आर्मी में सिपॉयज़ को अच्छा खासा तनख्वाह मिलता था, बट
इट यूज टू कम एज अ एट अ कॉस्ट। उनको क्या करना होता था, उनको अपने रिलीजियस बिलीफ्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस वो अपना कास्ट नहीं वेयर कर सकते, सेक्टेरियन मार्क्स नहीं रख सकते, प्रोसेलिटाइजिंग का एक वहाँ पे उनको रूमर होता था। इसका मतलब होता है कन्वर्जन, जो इंडियंस हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा रहा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेलाइटाइजिंग। देन उनको एक और प्रॉब्लम था, वो था क्रॉसिंग द सीज मीन्स लॉस ऑफ कास्ट। हिंदुज़म और लोकल जो थे इनके रिलीजन, उसमें ऐसा था कि अगर आपने सी क्रॉस कर लिया देन यू वुड नॉट बी प्योर, यू वुड लूज़ योर कास्ट। ये एक अलग प्रॉब्लम थी। देन मनी इज़ ऑलवेज द बिगेस्ट फैक्टर। ब्रिटिश सोल्जर्स यूज टू बी पेड मोर, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको कम पैसे मिलते थे। नो फॉरेन सर्विस भत्ता फॉर इंडियन सर्व्ड इन अफगानिस्तान, ये यूरोप डिफरेंट एरिया में गए, बट इनको जो एक्स्ट्रा भत्ता देना था वो दिया नहीं, सो इनको बुरा लगने लग गया। एनेक्सेशन ऑफ अवध जो एरिया था उसको ब्रिटिशर्स ने बहुत कनिंग वे में एनेक्स कर लिया था, उसका पुअर ट्रीटमेंट हुआ। अवध जो था वो होमलैंड था इन सिपॉयस का, सो दे यूज टू फील ऑफेंडेड, दे वर फीलिंग ऑफेंडेड एट दैट टाइम। Then racial discrimination obviously was there in promotions and privileges. So soldiers were actually persons in uniform. They were farmers. Indian farmers. उनको बस यूनिफॉर्म पहना के अपने सोल्जर बना दिया. But in their heart, they were basically the farmers. They had a long history of revolts in British Army. This is also to be noted. जो सोल्जर्स थे, सिपॉयस थे, इनमें एक लॉन्ग हिस्ट्री थी, हैबिट थी रिवोल्ट करने की। 64 में हुआ, वेल्लोर 1806 में हुआ, बराकपुर 1825 में हुआ, अफगान वॉर 1838-42 में हुआ। तो दिस ऑल कुड बी सीन इन रेट्रोस्पेक्शन एज द बिल्डअप टू द 1857 रिवोल्ट। अब क्या हुआ, द बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट देखते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ बोन डस्ट इन आटा, फ्लोर जो था उसमें बोन डस्ट मतलब हड्डी का पाउडर मिला दिया गया था। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स, ये जो राइफल्स थी ये बीफ और पिग फैट के इसके कार्ट्रिज थे, इसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो इससे जो हिंदूज थे और जो मुस्लिम्स थे दोनों को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, अनहैप्पी सिपॉयज हो गए। 10 मई 1857 मेरठ में इस रिवोल्ट का बिगिनिंग कहा जाता है। बट बिफोर दैट there were rumbling of resentments in various cantonments in बहरामपुर। रम्बलिंग मीन्स छोटा मोटा वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लग गया था, रिसेंटमेंट्स आने लग गए थे। ये जो मंगल पांडे थे इन्होंने फायर ओपन कर दिया था अपने सुपीरियर्स पे, ऑल्दो फिर इनको तुरंत अरेस्ट करके हैंग कर दिया गया। बट दिस होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। दिल्ली सोन बिकेम द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट। बहादुर शाह जफर ये जो थे ये लास्ट मुगल एम्परर कहा जाता है इन्हें, ये इसके एक सिंबल बन गए। अवध, रोहिल्लाखंड, डोआब, बुंदेलखंड, बिहार, ईस्ट पंजाब, इस पूरे एरिया में ये जो रिवोल्ट थी ये स्प्रेड हो रही थी। अच्छा, अब मुग़ल डायनेस्टी को ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज बहादुर शाह जफ़र एक ट्रेडिशनल सिंबल थे। पर्पज़ ये था कि जैसे पहले मुग़ल्स इंडिया में रूल करते थे ऐसे ही वापस मुग़ल डायनेस्टी को रीस्टोर करो और एक कॉन्फेडरेसी बना दो, मतलब किंगडम्स इस मुग़ल डायनेस्टी के अम्ब्रेला के अंदर ये डिफरेंट जो किंगडम्स हैं ये दे विल एक्ट एज अ ऑटोनॉमस यूनिट। नाउ ऑल द अनहैप्पी पीपल, ये जितने भी अनहैप्पी पीपल देखे ना, पीजेंट्स, जमींदार्स, आर्टिसंस, सिपॉयज़, ये सारे अनहैप्पी पीपल स्टार्टेड कमिंग टुगेदर और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब इसके स्टॉर्म सेंटर्स क्या हैं एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट? स्टॉर्म सेंटर्स मतलब इपी सेंटर टाइप, जहाँ से ये इनिशिएट हो रहा था, छोटे छोटे अलग अलग स्टॉर्म सेंटर्स थे। मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र ये एक सिंबॉलिक हेड थे और ये कहाँ पे थे? न्यू दिल्ली में थे। इनका जनरल था बख्त खान, ये इनका रियल कमांडर था। बिकॉज जो बहादुर शाह जफ़र थे ही वॉज क्वाइट एन ओल्ड गाय, सो ही वॉज नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट ऑल दिस इवेंट, सो जनरल बख्त खान वॉज इनडायरेक्टली एक्टिंग इंस्टेड ऑफ बहादुर शाह जफ़र। देन कानपुर में नाना साहिब थे। ये जो नाना साहिब थे ये लास्ट पेशवा बाजीराव टू के लास्ट अडॉप्टेड सन है। देन लखनऊ में बेगम हजरत महल थी,
बरेली में खान बहादुर थे, बिहार में कुंवर सिंह थे. ही वॉज अगेन अ वेरी ओल्ड मैन, 70+, बट ही वॉज अ वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर और इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो किया था. फैज़ाबाद में मौलाना अहमदुल्ला थे, मौलवी अहमदुल्ला. झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई. शी इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पर्सन इन दिस एंटायर रिवोल्ट. झांसी की रानी. इनको जो ऑब्जेक्शन हुआ वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये थी कि अगर कोई किंग मर जाता है विदाउट एनी रियल सक्सेसर, रियल सन, समथिंग लाइक दैट, तो उसकी जो किंगडम है वो ब्रिटिश अपने में मर्ज कर लेंगे. अब रानी लक्ष्मीबाई का रियल सन नहीं था उनके पास उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स ने उनके अडॉप्टेड सन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से इन्होंने झांसी को एनेक्स करने की कोशिश की. और लक्ष्मीबाई जी ने इसी का अगेंस्ट शी पिकअप वेपन्स एंड एंटर्ड इनटू दिस 1857 रिवोल्ट. नाउ ये रिवोल्ट ऑब्वियसली सक्सेस नहीं हुई थी, सप्रेशन हो गया इसका. सप्रेशन होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि ब्रिटिश ने पहले तो 20 सितंबर 1857 को दिल्ली कैप्चर किया. बहादुर शाह जो थे उनको प्रिजनर बनाया, उनको रंगून में एग्ज़ाइल कर दिया. एग्ज़ाइल मतलब देश से बाहर निकाल देना, एग्ज़ाइल कर दिया और एग्ज़ाइल में ही इनका डेथ हो गया. अब जो रॉयल प्रिंस थे, बहादुर शाह के जो रॉयल प्रिंस थे, उनको कैप्चर किया और बूचर्ड ऑन द स्पॉट. सो इससे पूरा जो मुग़ल डायनेस्टी है दैट केम टू एन एंड. नाना साहब नेपाल भाग गए, इनके बारे में उसके बाद पता नहीं चला क्या हुआ. रानी ऑफ झांसी बहुत ब्रेव थी, ये लड़ते लड़ते बैटलफील्ड में मर गई. शी martyred on the battlefield. By the end of 1859, British authority over India was fully re-established. ब्रिटिश 1859 में वापस इंडिया में पूरे आ गए. अब causes of failure of revolt क्या हैं? पहला, लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड. ये पूरा रिवोल्ट जो था वो नॉर्दर्न इंडिया में, ये आज का इंडिया है वैसे, बट ये जो रिवोल्ट था ये पूरा नॉर्थ में ही सेंटर्ड था. ऑल राइट, इसका जो स्प्रेड था वो साउथ में नहीं था. ये नॉर्थ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है. तो सदर्न में इंडिया में इसका स्प्रेड नहीं था. बिग जमींदार्स एक्टेड एज ब्रेक वाटर्स टू स्टॉर्म. मतलब बिग जमींदार्स ने काइंड ऑफ बैक स्टेप किया, वो सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर्स की विल के, और उन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने का ट्राई किया. मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस व्यूड रिवोल्ट एज बैकवर्ड. मॉडर्न जो एजुकेटेड इंडियंस थे दे वर प्रो ब्रिटिश. उनको लगता था ब्रिटिश हमें अपग्रेड कर रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं. सो दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस रिवोल्ट, बिकॉज रिवोल्ट होने का मतलब वापस मुग़ल डायनेस्टी, वापस कॉन्फेडरेसी, वापस हम पुराने जैसे बैकवर्ड स्टाइल में पहुंच जाएंगे. सो दे वर इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स. इंडियन सोल्जर्स वर पुअरली इक्विप्ड. अब इंडियंस जो थे उनके पास सॉर्ड्स थी, एरोज थे, ब्रिटिशर्स के पास गन्स थी, क्विकर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे लाइक टेलीग्राफ. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रियल टाइम कम्युनिकेशन से उन्हें पता लग जाता था कि कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे इंफॉर्मेशन उनको आ जाती थी इनके एक्शंस की. सो ब्रिटिशर्स हैड एन एडवांटेज. पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ऑफ इंडियंस, नो कोऑर्डिनेशन ऑन सेंट्रल लीडरशिप. Indians lacked a clear understanding of colonial rule. They had no forward-looking program. Like, Indians wanted to overthrow the British, but what would you do after overthrowing the British? You do not have an program, forward-looking program. What would you do after that? You do not have an ideology. You do not have a perspective, and you do not have basically a sustainable alternative. एक और बात थी, वो थी लैक ऑफ यूनिटी. ये सब लोग आपस में तो अच्छे अच्छे हीरो थे, बट ये एक टीम नहीं थे, यूनिटी नहीं थी इनमें. मॉडर्न नेशनलिज्म वॉज येट टू अननोन. जैसा इंडिया आज हम जानते हैं ऐसा इंडियन नेशनलिज्म उस टाइम पे नहीं था. एज अ रिज़ल्ट ये रिवोल्ट है, ये एक फेल हो गया. अब इसमें एक बात नोट करने वाली है कि इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत अच्छी थी. कम्युनल इंडिया उस टाइम पे नहीं था. ये जितना भी कम्युनलिज्म हुआ है ना, ये सब ब्रिटिशर्स ने किया है. ब्रिटिशर्स यूज्ड टू कॉल अ पंडित, ब्रिटिशर्स यूज्ड टू कॉल अ मौलवी, और इन दोनों को ये दो अलग बातें बुलाते थे और आपस में ये लड़ा देते थे, क्योंकि इनकी पॉलिसी होती थी डिवाइड एंड रूल, जिसके रिपरकशंस हम आज तक झेल रहे हैं. नेचर ऑफ द रिवोल्ट.
ब्रिटिश हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये एक म्यूटिनी थी। म्यूटिनी मतलब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, दैट्स इट। बट 20th सेंचुरी आते आते इसको हमने बोलने लग गए प्लान वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर अपनी बुक में लिखते हैं दिस इज वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बट आर.सी. मजूमदार साहब हैं, ये बोलते हैं नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इट्स लाइक क्लियर कट अभी भी डिफरेंसेस है हिस्टोरियन में कि वेदर इट वॉज अ वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस और इट वॉज जस्ट लाइक अ म्यूटिनी और अ रिवोल्ट डन बाय जमींदार्स और द लोकल किंग्स। Anyway, what would be the consequences? Direct responsibility of the administration to the British Crown. ब्रिटिश क्राउन ने अब इसकी पूरी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये अबॉलिश हो गई, ये ख़त्म हो गई। अब डायरेक्ट क्वीन आ गई, क्वीन ने इंडिया को रूल करने लग गई। कंपनी रूल अबॉलिश्ड, क्वींस प्रोक्लेमेशन बिगिन इन November 1, 1858. The era of annexation and expansion ended. Respect dignity and rights of the native. लोकल राजा लोग थे, उनको अब इन्होंने थोड़ा अच्छे से ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया। ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होगा अब। इंडियन स्टेट्स को ने इसके रिटर्न में रिकॉग्नाइज किया पैरामाउंसी मतलब सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, दैट इज़ द क्वीन। आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। पहले ब्रिटिशर्स जो थे उनका परसेंटेज कम होता था विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोल्जर्स, अब उसको इन्होंने इंक्रीज़ किया। इंडियन सोल्जर्स में भी इन्होंने अलग अलग डिवीज़न कर दिया ताकि कॉन्सनट्रेटेड नहीं हो। गुरखा इन्होंने अलग कर दिए, प्लस इन्होंने बहुत सारी जो रेजिमेंट्स थी उनको इन्होंने अबैंडन कर दिया। सो आइडिया वॉज डिवाइड एंड काउंटर पॉइज, डिवीज़न एंड काउंटर पॉइज। रेशियल हेट्रेड एंड सस्पिशन बिटवीन द इंडियंस एंड द इंग्लिश वॉज एग्रेवेटेड। इंग्लिश अब इंडियंस पे कम भरोसा कर रहे थे और इंडियंस वर लेस ट्रस्टिंग ऑन ब्रिटिश। So this ended the revolt of 1857. So what all we read in this? We read about the initiation, what was the cumulative effect which led to this revolt. We read about the causes of revolt, economic causes, unhappy peasants, unhappy artisans. We read about the political causes, administrative causes, socio-religious causes, white man's burden. We read about the influence of outside events, discontent among sepoys. We read about the beginning and spread of revolt, 10th May 1857, Mangal Pandey. Then we read about the storm centers and leaders of the revolt, suppression of revolt, causes of failures of revolt. Then we also noticed how strong was Hindu-Muslim unity factor, then the nature of the revolt, and finally the consequences of this revolt. Thank you so much.